दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। और खबर ये है कि क्या आरएसएस के अंदर अब दो टुकड़े करने की कोशिश की जा रही है। क्या एक ऐसा जाल इस वक्त बिछाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जिसमें आरएसएस में मोहन भागवत जो कि सर संचालक हैं आरएसएस के, और उनके पद का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है जब तक वो हैं। यानी कि उनके पद को अब उसका कद कम करने की क्या कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से हाल ही में रामभद्राचार्य ने ये बात कही कि भाई मोहन भागवत के जो शब्द हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब हिंदू समाज को लेकर के कोई बात जो है, अगर मोहन भागवत, क्योंकि उन्होंने हाल ही में कहा था कि हर मंदिर में मस्जिद नहीं खोजी जाए, संविधान सर्वोपरि है। तो आरएसएस की इस विचारधारा पर एक अलग और कटाक्ष जो है रामभद्राचार्य का इस पर आया था। सवाल ये नहीं कि रामभद्राचार्य ने जो कहा वो है, सवाल ये है कि रामभद्राचार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेमे में उनके बेस्ट संत की तरह दिखना चाहते हैं। कई संत हैं इस समाज में जो कि कोशिश करते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के करीब जाए, होड़ लगी रहती है। और ये तमाम संतों का जो एक ग्रुप है उसमें ये इस तरह की होड़ लगती है कि कौन कितना ऐसा बोलेगा जिससे कि मोदी जी खुश हो जाए। ऐसे में राम भद्राचार्य लीड ले रहे हैं काफी लंबे वक्त से। आप जानते हैं कि कितने कंट्रोवर्शियल लाइनें वो बोल चुके हैं अब तक, और लेकिन उनके बोलने के बाद में कोई ये भी नहीं है कि कुछ बड़ा बदलाव आ जाता है। लेकिन हाँ, खबर बन जाती है, माहौल बन जाता है। हालांकि मोहन भागवत को लेकर राम भद्राचार्य ने जो बोला भी है उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये एक बू आ रही है कि भाई बीजेपी के अंदर से क्या उन लोगों को फ्री हैंड दिया गया है अब मोहन भागवत पर कटाक्ष करने के लिए। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी को मोहन भागवत अभी तक जिसे कहे कि नरेंद्र मोदी को मोहन भागवत कई चीजों में आगे बता रहे थे क्या करना है, लेकिन काफी लंबे समय से ये चीजें नहीं हो रही थी। खासतौर से अगर बात की जाए पिछले 5 साल से नहीं हो रही थी, दूसरी बार से जब टर्म शुरू हुआ नरेंद्र मोदी का। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में इस वक्त नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की लड़ाई के बीच में ये संत टूट पड़ेंगे, कूद पड़ेंगे, और ये ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर देंगे जिससे कि मोहन भागवत का कद यहाँ पर कम हो जाए। यानी कि आरएसएस में क्या दो खेमे बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ चर्चा के लिए सुभाष शिर्के जी जुड़ रहे हैं, उन्हीं के साथ इस बात को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे। पहले तो नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो सुभाष जी। और इस नए साल में बहुत कुछ ऐसा है जो कि घटने जा रहा है। मतलब ये कहा जा सकता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव से पहले ये बात हो रही थी कि भाई किस तरह से ये लोग चुनाव जीतेंगे। अब चुनाव जीतने के साथ ही नरेंद्र मोदी और उनके खेमे के लोगों के तेवर कुछ अलग हो गए। अब बिहार में भी एक अलग तरह की राजनीति की वो बिसात बिछा रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज है। लेकिन मोहन भागवत पर कटाक्ष या उनके कद को कम करने की कोशिश कुछ ऐसी बातें याद दिलाता है जैसे कि पहले भी नरेंद्र मोदी खेमे ने कई और अपने प्रतिद्वंदी नेताओं को खत्म करने की कोशिश की है। क्या भागवत उसमें से अगले हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी अब 11वां साल उनका है प्रधानमंत्री के तौर पे, और उन्होंने अब तक उनके जितने भी राहों में कांटे थे वो सब उन्होंने हटा दिए। विपक्ष को भी बहुत उन्होंने कमजोर कर दिया, और हम देख रहे हैं कि बीजेपी बड़े पैमाने पे पूरी जो सेंट्रल एजेंसीज है उसका गलत उपयोग कर रही है। चुनाव आयोग को भी एक तरह से उन्होंने अपना बंदी बना लिया है। तो अभी उनको सिर्फ एक ही रोड़ा है और वो है आरएसएस। और आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, जो हमेशा उनको नसीहत देते हैं। तो नरेंद्र मोदी खुद को अभी उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि उनको विष्णु का वो अवतार मानते हैं। वो किसी को जवाबदेही नहीं मानते, इसलिए वो कहीं पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते। पिछले 11 साल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली। वो संसद में भी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है कि वो जवाबदेही उनकी नहीं है किसी के सामने, और वो सिर्फ खुद को भगवान साबित करने के मूड में है। और ये जो सारा मामला है उसको देखते हुए एक ही उनके सामने है, वो आरएसएस, जो उनको नसीहत दे सकते हैं। क्योंकि मोहन भागवत यही शख्स है जिन्होंने जो डेडवुड था बीजेपी का, जिसमें अडवाणी और बाकी सारे लोग थे, उनको हटा के नरेंद्र मोदी को कमान संभाल दी। तो और 15 साल से वो सरसंघ चालक है। 2009 से 21 मार्च 2009 से वो सरसंघ चालक है मोहन भागवत। आरएसएस में से तीसरे
बड़े वो सरसंघ चालक होंगे वो जो ज्यादा टेन्योर उनको मिला है। सबसे बड़ा टेन्योर जो मिला है वो गोलवलकर साहब को 33 इयर्स का उनको टेन्योर मिला था। उसके बाद बाला साहब देवरस इनको 21 साल का टेन्योर मिला था, और उसके बाद ये अभी 15 साल से भी ज्यादा मोहन भागवत ये सरसंघ चालक है। और सरसंघ चालक का जो पद होता है विनीता जी, आप जानती हैं कि वो जब तक वो है जीवित है तब तक उनको सरसंघ चालक वो बने रहते हैं, या फिर हाँ। उनको कोई ऐसी बीमारी हो जाए या फिर वो काम करने लायक नहीं रहे तभी जिम्मेदारी उनको ना हटाया उठा जाता है। तो ऐसे में अभी भी 74 साल के हैं सरसंघ चालक, और वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। तो इसलिए सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी इनके सामने जो कांटा है आज की तारीख में वो मोहन भागवत है। और मोहन भागवत ये जरूर चाहेंगे कि मोदी जब 75 साल के हो जाएंगे उसके बाद कमान जो है किसी दूसरे के हाथ में संभाला जाए, कोई दूसरे को वो बैटन दे दे, ये वो जरूर चाहेंगे। दूसरा, आरएसएस हमेशा ये इस बात पर अड़ा हुआ है कि विचार महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, और नरेंद्र मोदी बिल्कुल इसके खिलाफ है। उनके लिए तो व्यक्ति सर्वोच्च है। तो इसलिए आरएसएस का रोड़ा उनके सामने है, और सरसंघ चालक को डिमीन करना, उनको नीचा दिखाने की कोशिश उनकी खेमे की तरफ से हुई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आरएसएस का जो पूरा ढांचा है उसमें अगर सरसंघ चालक को ही खत्म किया जाए तो ये ढांचा खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप वाला ही मामला सारा है। तो ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी अपना कोई आदमी वहां पे बिठाना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले मोहन भागवत इनको हटाना पड़ेगा, और मुझे लगता है इसकी शुरुआत उन्होंने की। आप तो खुद महाराष्ट्र में बैठे हैं, नागपुर के ऊपर कंट्रोल नहीं बना पा रहे हैं मोदी, काफी लंबे टाइम से कोशिश कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि नागपुर पर एक कंट्रोलिंग पावर क्रिएट कर पाएंगे वो? क्योंकि नागपुर ऐसी जगह है जहां पर ना सिर्फ मोहन भागवत है बल्कि वहां पर नितिन गडकरी भी हैं, और भी तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वहां पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं काफी लंबे वक्त से अमित शाह और मोदी। देखिए, नागपुर आरएसएस एक कार्डर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, और काफी ऐसे कार्यकर्ता है जिन्होंने अपना जीवन त्याग दिया है। और जैसे मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनका नाम भी किसी को पता नहीं, सिर्फ आरएसएस के दफ्तर में ही उनकी रिकॉर्ड होगा, लेकिन उन्होंने अपना पूरा सारा संसार त्याग करके वहां पे वो चले गए, और वहां पे उन्होंने आरएसएस का संगठन मजबूत किया। केरल में आप देख रहे हैं, बंगाल में आप देख रहे हैं कि वहां पे तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं एक तरह से कम्युनिस्टों के खिलाफ या फिर टीएमसी के खिलाफ। तो ये सारा जो मामला है वो आरएसएस एक कट्टर वाद है। आप देखते हैं कि किसी भी आप सुबह चले जाइए, मैं जब नोएडा में रह रहा था तो मैं देखता था कि 10-12 लोग ही सही, लेकिन रोजाना वो आते हैं, वक्त पे आते हैं, और वहां पे वो अपने 1 घंटे का कार्यक्रम करके वो निकल जाते हैं। तो अनुशासन सबसे बड़ी चीज है। तो ऐसे में सरसंघ चालक को ही अगर उसके पद को अगर कोई डिमीन करने लगेगा या उसको महत्व जो है कम करने लगेगा, तो मुझे लगता है कि आरएसएस इसके खिलाफ उसमें स्वर उठेंगे। और जिस तरह से बीजेपी का ढांचा रहा है उसमें संगठन मंत्री हमेशा आरएसएस का रहता है, तो वो ब्लॉक लेवल से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक, तो आरएसएस पूरी मिलीजुली हुई है बीजेपी के अंदर में, और जो भी आज के फैसले जो होते हैं वो आरएसएस ही लेती है। लेकिन मोदी इस संरचना को नहीं चाहते, क्योंकि उनको पूरा फ्रीडम चाहिए। अमित शाह इनको पूरा फ्रीडम चाहिए, और ये इसके कारण ये संघर्ष शुरू है। जी संजय जी, एक बड़ी बात ये है यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त मोहन भागवत का ही कद कम करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी के खेमे के लोग। अब उनके बारे में अनर्गल बातें शुरू हो चुकी हैं। क्या यहाँ पर वो ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि बड़ी बात ये है कि अगर आप ये कहें कि भाई उनकी नहीं मतलब आरएसएस चला रही है बीजेपी को, तो ये पहले 5 साल तो हुआ था, लेकिन अगले 5 साल में बीजेपी ने आरएसएस को चलाने की कोशिश की, वो नहीं हो पाया, उन्होंने अपना कंट्रोल रखा, तो फिर बाद में ये द्वंद्व और ये खाई बढ़ती चली गई। खासतौर से मोहन भागवत की अगर बात करें, क्या आपको यहाँ पर लगता है कि ये सिचुएशन बन रही है? क्योंकि मोदी जी तो खुद अभी अपने रिटायरमेंट मोड में जा रहे हैं, फिर उनको क्या जरूरत है उनके ऊपर कंट्रोल करने की? देखिए विनीता, स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट है। मान लीजिए कि
हम लोग हिंदू हैं या ये हिंदुस्तान हिंदुओं का देश रहा है या है, तो सबसे ज्यादा हम लोग तो अपने पंडितों पर भरोसा करते हैं। पंडित मतलब जो हमारे पूजा करते हैं उन पर भरोसा करते हैं। उसके बाद अपने शंकराचार्य पर भरोसा करते हैं। जो लेयर बना हुआ है उस लेयर की बात करते हैं। तो हाल के राम मंदिर उद्घाटन को लेकर के लगभग तमाम शंकराचार्य, चाहे पुरी वाले हों चाहे जो लोग ने भी क्या बयान दिया, आपने भी देखा, पूरा देश भी देखा। लेकिन मोदी जी अपने जिद के कारण उन्होंने जो चाहा, जैसे कहा वैसे किया, और इसके समर्थन में राष्ट्र की जनता भी मोदी जी के पक्ष में ही रही। तो अभी जो स्थिति बनी हुई है, जो टकराहट की स्थिति बनी हुई है, जनता के पक्ष में रहती तो अयोध्या की सीट तो निकाल पाते कम से कम। आपने प्रश्न को दोबारा दोहराया। संजय जी, मैंने कहा अगर जनता मोदी जी के पक्ष में रहती राम मंदिर की बात को लेकर, तो अयोध्या की सीट तो कम से कम निकाल पाते वो लोकसभा में। देखिए वहां टेक्निकल वहां प्रॉब्लम था विनीता, इसलिए कि वहां बहुत लोगों का वो घर टूटा हुआ था। इसके अलावे जो अंदर खाने की बात निकल करके सामने आती है उसमें ये होता है कि जो वहां सीट थी 80 सीट में 36 सीट को मोदी जी और अमित शाह जी ने अपने मन से कैंडिडेट दिए। तो इधर जोगी जी भी जिद्दी आदमी थे, इन्होंने भी कहा कि भाई आप हिसाब से दीजिए और इन लोगों को दीजिए। लेकिन वहां जोगी और मोदी में टकराहट हो गई थी। ये खुलेआम धीरे धीरे सबकी जुबान पर आती है, आप तक भी पहुंची होगी। तो जिसका नतीजा हुआ देखा गया। इतना ही नहीं विनीता, मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ शाहाबाद, पुराना शाहाबाद, आज के दिन में वो भोजपुर जिला, भभुआ जिला, बक्सर जिला, रोहतास जिला 4 भाग में बंट गया है वो जिला। वहां 4 सांसद होते हैं और वहां सवर्णों का एकाधिपत्य माना जाता था। वहां से आप देखेंगे कि वहां से चारों के चारों सीट पर भारतीय जनता पार्टी हार गई। जबकि इस इलाका से ही नक्सली का शुरुआत हुआ था 1977 के बाद से, और आईपीएफ, इंडियन पीपुल्स फ्रंट का गठन हुआ था 1981 में, और इधर के लोग पसंद नहीं करते थे इंडियन पीपुल्स फ्रंट को। इस बार देखिएगा कि चारों के चारों सीट महागठबंधन ही लेकर के गई है, न कि भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है। तो उत्तर प्रदेश का प्रभाव बिहार पर भी पड़ा हुआ है, और अभी एक अजब मार्केटिंग हो रही है। उस मार्केटिंग में हमारे पंडित भी कुछ नहीं है, हमारे शंकराचार्य भी कुछ नहीं है। इसी के तहत नड्डा साहब ने कह दिया कि हमें अब संघ की जरूरत नहीं है, जैसे बच्चे बड़े हो जाए तो हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अभी भाई सुभाष शिर्के जी जो बता रहे थे, संघ सच में जमीन से जुड़ा हुआ है। मैं नॉर्थ ईस्ट में भी रहा हूं। आज जो असम की सरकार बनी है संघ का दिया हुआ ही है, संघ के कारण ही बनी है वहां सरकार, क्योंकि वो लोग वहां ग्रासरूट पर चटाई पर बैठ करके काम करते हैं। और बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि आज 5 ही 6 बैठ के काम करते तो वर्चस्व की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं वो बीजेपी के साथ? वर्चस्व रहने थे फिर बीजेपी के हाथ। भाई अगर पुत्र बदमाशी करता है तो माता पिता अंतिम पायदान तक जाकर के लड़ाई लड़ते हैं, उसके बाद थक जाते हैं। एक बात और सुभाष जी ने सही कहा कि संघ में विचार होता है। आज मान लीजिए सुदर्शन जी चले गए, उसके बाद मोहन भागवत जी आए। कितनी बार मोहन भागवत जी ने सुदर्शन जी का नाम लिया, आप बताएं? या कोई नाम नहीं लेता है। यहाँ ये सबसे बड़ा माइनस है कि ये लोग श्रेय किसी को नहीं देते हैं, ये सबसे बड़ा माइनस है। और हमारी संस्कृति में माता पिता दादा दादी का सम्मान है। अभी भी मेरी माँ 87-88 साल की है और कुछ हड़का देती है। कल ही हड़काई थी, हड़काना मतलब डांटी थी तो चटक सीताराम आदमी हो जाता है, जो फैक्ट है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। दक्षिण भारत में तो माँ पिता का नाम लगा करके लोग चलते, तो नहीं, लेकिन संघ में और भारतीय जनता पार्टी में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है। आप उठा के देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी छछनते रह गए थे कि भाई हमें भी मौका दो, कम से कम हमसे बात तो हो। कोई बात नहीं हुआ। आडवाणी जी को जबरदस्ती ढकेल के किनारे कर दिया गया, कोई मान सम्मान नहीं। तो भारतीय, बल्कि ज्योति बसु ने कहा कि अब हमारी शरीर अच्छी नहीं है, तो वो किनारे हो गए। तो एक प्रबुद्ध कमेटी बनी, उसमें उनसे विचार की बात हुई। भारतीय जनता पार्टी
बुजुर्ग जो छोड़ दिया सो छोड़ दिया, बुजुर्गों का कोई ख्याल नहीं करता, और वो जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है, जबकि हमारी हिंदू संस्कृति ऐसी नहीं है, सनातनी संस्कृति ऐसी नहीं है। अगर ये लोग बिल्कुल, बात संस्कृति करते का हैं चाहे पहला जैसा पड़ाव ही करते बड़ों हैं। का आदर करना है। हमारी संस्कृति का पहला पड़ाव ही बड़ों का आदर करना है। तो आरएसएस की संस्कृति से ज्यादा भी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, कुल मिलाकर के ये बात है। और ये वर्चस्व की लड़ाई अभी कौन से राज्य के चुनाव पर असर डालेगी, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया ये अंदर की बात बाहर लाने के लिए आप दोनों का। थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।